नमस्ते और आज के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। अक्सर हमारे आसपास मौजूद रोजमर्रा की साधारण सी लगने वाली चीजों को देखकर मन में यह सवाल आता है कि क्या इनके पीछे भी कोई गहरा व्यवस्थित गणित छिपा हो सकता है। बिल्कुल, आज हम इसी दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम मानव निर्मित हस्तशिल्प और उन बुनियादी ज्यामितीय नियमों के बीच के अद्भुत संबंध को उजागर करेंगे जो इन खूबसूरत आकृतियों को संभव बनाते हैं। बुनाई के साधारण धागों से लेकर आकृतियों को जोड़ने की जटिल पहेलियों तक ये सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। तो बस ध्यान बनाए रखिए, क्योंकि जो चीजें अक्सर केवल कला या सजावट लगती हैं, वे असल में शुद्ध गणित का एक बहुत ही शानदार उदाहरण होती हैं। खैर, जरा इन बुनी हुई टोकरियों के बारे में सोचिए। घरों में, बाजारों में लगभग हर जगह ये नजर आ जाती हैं, है ना? पहली नज़र में ये रोजमर्रा के इस्तेमाल की बहुत ही साधारण सी चीजें लगती हैं, लेकिन इनमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि जब इनकी सतह पर ध्यान दिया जाता है तो एक बहुत ही जटिल और बार बार दोहराया जाने वाला ज्यामितीय पैटर्न उभर कर सामने आता है। ये कोई ऐसे ही अचानक से बनी हुई डिजाइन बिल्कुल नहीं है। इन धागों या पट्टियों का एक दूसरे के ऊपर नीचे से गुजरना असल में एक बहुत ही सख्त गणितीय नियम का पालन करता है। जी हाँ, ये सारे जटिल पैटर्न एक बेहद सरल और सुसंगत तर्क का ही नतीजा है जो पूरी टोकरी में लगातार चलता रहता है। इस शिल्प के पीछे छिपे रहस्य को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए आइए इसे टुकड़ों में तोड़कर देखते हैं। एक साधारण कागज की चटाई बनाने की प्रक्रिया से हम इस पूरी बुनाई के विज्ञान को डिकोड करेंगे। इसके लिए बुनियादी रूप से बस 3 चरण हैं। पहला, 30 बाय 20 सेंटीमीटर का एक कागज मोड़ना और काटना। दूसरा, 3 सेंटीमीटर की 8 पट्टियां काटना। और तीसरा चरण है इन्हें एकांतर क्रम में यानी ऑल्टरनेट करके बुनना। सुनने में ये भले ही बहुत आसान लगे, लेकिन असल में ये एक गणितीय एल्गोरिदम के ही निर्माण खंड हैं। तो शुरुआत होती है पहले भौतिक कार्य से। 30 बाय 20 सेंटीमीटर के कागज को बीच से मोड़ा जाता है और फिर समान दूरी पर उसमें दरारें या स्लिट्स काटी जाती हैं। पर यहाँ एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, कागज को पूरी तरह से नहीं काटना है। ऊपरी सिरे पर किनारे बिना कटे छोड़ देने हैं। अब अगर इसे गणितीय नजरिए से देखें तो यहाँ क्या हो रहा है? असल में हम एक स्थिर फ्रेम या कह लीजिए एक मैट्रिक्स तैयार कर रहे हैं। ये समांतर रेखाएं ही वो बुनियादी ढांचा है जिस पर हमारा पूरा का पूरा पैटर्न टिका होगा। जाहिर है, अगर ये दरारें समान दूरी पर नहीं होंगी तो अंतिम पैटर्न भी सुडौल नहीं बन पाएगा। अब शुरू होती है बुनाई की असली लयबद्ध प्रक्रिया। पहली रंगीन पट्टी को उस तैयार किए गए ढांचे में डाला जाता है। यह क्रिया बहुत ही स्पष्ट है। पट्टी को एक दरार के नीचे से ले जाना, फिर अगली के ऊपर से, फिर नीचे से, फिर ऊपर से, एक नीचे एक ऊपर का ये लगातार चलने वाला चक्र सिर्फ कोई कलात्मक कदम नहीं है। अगर इसे कंप्यूटर विज्ञान की भाषा में सोचें तो ये एक तरह का बाइनरी कोड है, 0 और 1 या फिर ऑफ और ऑन। हम मूल रूप से एक द्विआयामी सतह के अंदर जानकारी फीड कर रहे हैं। यह लयबद्ध प्रक्रिया ही वो नींव है जो इस बुनाई को उसकी ताकत और उसका खास पैटर्न दोनों देती है। और मेहनत के बाद का अंतिम परिणाम कुछ इस तरह का शानदार रूप ले लेता है। 2 रंगों वाली पूरी तरह से तैयार कागज की चटाई। जरा इस चेकरबोर्ड या शतरंज की बिसात जैसे ग्रिड को ध्यान से देखिए। सवाल उठता है कि यह पैटर्न बना कैसे। ये सिर्फ इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि दूसरी पंक्ति में आते ही शुरुआत का क्रम बदल दिया गया। मतलब अगर पहली पंक्ति एक नीचे से शुरू हुई थी तो दूसरी पंक्ति एक ऊपर से शुरू हुई। ये जो एकांतर क्रम है ना, ये इन पट्टियों को एक दूसरे के साथ लॉक कर देता है। सोचिए, अगर हर पंक्ति में एक ही क्रम रखा जाता तो पट्टियां टिकती ही नहीं और पूरा का पूरा पैटर्न बिखर जाता। ये ज्यामिति और घर्षण का क्या ही बेहतरीन मेल है। चलिए अब अपना नजरिया भौतिक शिल्प से हटाकर गणितीय तर्क की ओर ले चलते हैं। बुनाई का मैट्रिक्स। पंक्ति 1 एक नीचे एक ऊपर, पंक्ति 2 एक ऊपर एक नीचे। जो बुनाई अभी हुई है उसे इस सटीक संख्यात्मक अनुक्रम के रूप में कागज पर लिखा जा सकता है। ये साधारण सा नियम ही उस पूरी चटाई का ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक कंप्यूटर किसी प्रोग्रामिंग कोड को पढ़कर काम करता है, वैसे ही ये अनुक्रम इस डिजाइन का सोर्स कोड है। अच्छा, अब एक नया फॉर्मूला देखते हैं। क्या होगा अगर बुनियादी नियमों में थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाए? पंक्ति 1 2 ऊपर 1 नीचे और पंक्ति 2 2 नीचे 1 ऊपर। ये सोचने वाली बात है कि संख्याओं में किए गए इस जरा से बदलाव का अंतिम परिणाम पर क्या असर पड़ेगा। क्या चटाई बिल्कुल वैसी ही दिखेगी या फिर कुछ पूरी तरह से नया और अलग उभर कर सामने आएगा? और ये रहा परिणाम।
संख्याओं में किया गया वो छोटा सा बदलाव सतह की बनावट को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। 2 ऊपर एक नीचे के इस नए नियम ने एक खूबसूरती से बिखरा हुआ यानी स्टैगर्ड पैटर्न तैयार कर दिया है। अब ये कोई साधारण चेकरबोर्ड नहीं रहा, इसमें एक नई गतिशीलता आ गई है, एक नई दिशा है। यहाँ बहुत ही साफ तौर पर देखा जा सकता है कि गणित में एक छोटा सा चर या वेरिएबल बदलने से पूरे के पूरे आउटपुट का रूप कैसे बदल जाता है। डिजाइन देखने में भले ही जटिल लगे, लेकिन इसके मूल में ये अभी भी उसी संख्यात्मक नियम का पूरी सख्ती से पालन कर रहा है। अब जरा इस डिजाइन की जटिलता पर गौर करते हैं। ये एक बहुत ही विस्तृत हीरे या डायमंड के आकार का बुनाई पैटर्न है। इसे देखकर ऐसा लग सकता है जैसे ये किसी बहुत ही कुशल कारीगर की महीनों की कड़ी मेहनत का नतीजा हो, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई सच में हैरान करने वाली है। ये विस्तृत पैटर्न कोई जादू नहीं है, ये भी ऊपर और नीचे के एक बहुत ही सख्त और दोहराए जाने वाले अनुक्रम से ही नियंत्रित होता है। बस इसका जो मैट्रिक्स है वो थोड़ा लंबा है और उसमें पंक्तियां ज्यादा हैं। कहने का मतलब यह है कि कोई भी पैटर्न, चाहे वो कितना भी जटिल क्यों ना हो, अगर उसे डिकोड किया जाए तो वो बुनियादी गणितीय चरणों की एक आसान सी श्रृंखला में टूट ही जाता है। तो 1D पट्टियों से 2D आकृतियों तक टाइलिंग के नियम, लाइनों को पार करके पैटर्न बनाने की इस कला को समझने के बाद आइए अब 2D आकृतियों और टाइलिंग की इस दिलचस्प दुनिया में कदम रखते हैं। टाइलिंग का सीधा सा मतलब है चपटी 2 आयामी आकृतियों को इस तरह से व्यवस्थित करना कि वे पूरी सतह को बिना कोई खाली जगह छोड़े ढक लें, बिल्कुल वैसे ही जैसे घरों में फर्श पर टाइलें लगाई जाती हैं। इस नई पहेली को सुलझाने के लिए एक बुनियादी ज्यामितीय नियम समझना बहुत जरूरी है कि समआकृतियां या रेगुलर शेप्स क्या होती हैं। समआकृतियां वे होती हैं जिनकी सभी भुजाएं समान लंबाई की हों और जिनके सभी आंतरिक कोण भी बिल्कुल एक समान हों, जैसे कि एक वर्ग। टाइलिंग के नियमों को परखने के लिए ये समआकृतियां सबसे बेहतरीन होती हैं, क्योंकि इनकी समरूपता गणितीय गणनाओं को आसानी से समझने में बहुत मदद करती है। और इसी टाइलिंग परीक्षण के लिए अब एक समपंचभुज का उदाहरण लेते हैं। ये 5 भुजाओं वाली एक आकृति है और क्योंकि ये सम है, इसकी 5 भुजाएं और सभी कोण बिल्कुल एक बराबर हैं। देखने में ये आकृति बहुत ही संतुलित और परिपूर्ण लगती है ना? टाइलिंग की सीमाओं का पता लगाने के लिए ये एकदम आदर्श आकार है। अब सवाल ये है कि क्या केवल समपंचभुजों का इस्तेमाल करके एक पूरी की पूरी सतह को बिना कोई गैप छोड़े कवर किया जा सकता है? आइए इसका भी एक परीक्षण करते हैं। चलिए एक छोटा सा मानसिक प्रयोग करते हैं। मान लेते हैं कि एक समतल सतह पर टाइल लगाई जा रही है। पंचभुज की दुविधा यहीं से शुरू होती है। एक केंद्र बिंदु चुनकर उसके चारों ओर इन समपंचभुजों को व्यवस्थित करना शुरू करते हैं। पहला पंचभुज रखा, फिर उसके ठीक बगल में दूसरा और फिर तीसरा। लेकिन जैसे ही चौथे पंचभुज को रखने की बारी आती है, एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। वहां पर्याप्त जगह ही नहीं बचती। 3 पंचभुज रखने के बाद जो जगह बचती है वो इतनी छोटी होती है कि उसमें एक और पूरा पंचभुज आ ही नहीं सकता। वहां बस एक अजीब सा खाली गैप बच जाता है। इसी स्थिति को पंचभुज की दुविधा कहा जाता है। समपंचभुज किसी भी जगह को रिक्त स्थान छोड़े बिना नहीं भर सकते हैं, और ये बात शानदार ढंग से ज्यामिति की एक बहुत ही कठोर सच्चाई को सामने लाती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक अकाट्य गणितीय नियम है। समपंचभुज टाइलिंग के इस परीक्षण में बुरी तरह फेल हो जाते हैं, और इसका असली कारण छिपा है उनके कोणों में। एक बिंदु के चारों ओर कुल 360 डिग्री होते हैं। समपंचभुज का हर एक आंतरिक कोण 108 डिग्री का होता है। अगर 3 पंचभुज एक साथ रखे जाएं तो वे कुल 324 डिग्री को ही कवर कर पाते हैं। अब 360 में से 324 घटाने पर 36 डिग्री का कोण बच जाता है। बस यही वो रिक्त स्थान या खाली गैप है जिसे भरा नहीं जा सकता। इसलिए समपंचभुजों का इस्तेमाल करके कभी भी एक बिना गैप वाला फर्श नहीं बनाया जा सकता। क्या समत्रिभुज किसी बिंदु पर रिक्त स्थान छोड़े बिना व्यवस्थित हो सकते हैं? यदि हाँ, तो कितने? विश्लेषण को खत्म करने से पहले यह सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प चुनौती है। पंचभुज तो विफल हो गए, लेकिन अन्य आकृतियों के बारे में क्या ख्याल है? खासकर समत्रिभुज के बारे में सोचिए, जिसकी 3 समान भुजाएं होती हैं। क्या उन्हें एक केंद्रीय बिंदु के चारों ओर बिना कोई रिक्त स्थान छोड़े व्यवस्थित किया जा सकता है? याद रहे, कोणों के उस 360 डिग्री वाले नियम को ध्यान में रखना होगा। और अगर हाँ, तो एक बिंदु के चारों ओर ऐसे कितने त्रिभुज पूरी तरह से फिट होंगे? अगली बार जब भी किसी फर्श की टाइलों या बुने हुए कपड़े पर नजर पड़े, तो उस छुपे हुए गणित की सराहना करना बिल्कुल ना भूलें, जो हमारी इस पूरी दुनिया को आकार देता है। इस सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।